राजनीतिक एक्सपर्ट ये कहते हैं कि संघ परिवार को आप काफी पसंद है। अगर कोई योगी मोदी से नाराज तो नहीं खुश है और मेरे से नाराज है, ऐसे आदमी ढूंढ के ला दो। आप समझ गए ना मेरा इशारा? तो वो साफ साफ बात करिए। एक मुद्दा और लोगों ने उठाया, ईदगाह का मुद्दा। ईदगाह की जमीन उनकी कम होती जा रही है। तो मैंने वहाँ के मुसलमानों से शिकायत की थी। मेरे गाजियाबाद में तो एक भी मुसलमान छोड़ के नहीं गया, बल्कि आपके यहाँ से आ रहे हैं बसने के लिए। आज हमने लोगों से, गाजियाबाद के लोगों से घूम घूम के बात की, गौशाला की तरफ गए थे, वहाँ भी बात की। तो शिक्षा, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य का मुद्दा और सफाई का मुद्दा लोग बहुत उठाए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अनकट की टीम गाजियाबाद आई हुई है और गाजियाबाद में हमारे साथ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग जी, वो साथ में बैठे हुए हैं। अतुल गर्ग जी स्थानीय विधायक हैं, यूपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और अब बीजेपी ने उन्हें इस लोकसभा चुनाव के लिए संसद भेजने का रास्ता तय किया है। अतुल गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल गर्ग जी, सुबह से आप फील्ड में निकले हुए थे, शाम को लौटे हैं, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक से? शानदार, बहुत शानदार। मतलब 10 सभाएं कल हुई थी, 6-7 आज भी हो चुकी हैं और लोगों के मन में मोदी जी के प्रति श्रद्धा का अतिरेक है। श्रद्धा का इतना अतिरेक है कि गाँव में भी लोग ये कहते हैं कि भाई तुम आते या ना आते, आपको वोट हम देते क्योंकि आप मोदी जी को जिताना है। लोग ये कहते हैं कि काम की हमें चिंता नहीं है, कोई काम तो आप हो जाएगा तो ठीक है, काम तो सब हो ही रहे हैं और आप थोड़ा बहुत रह जाएगा तो आप करा ही देंगे, कोई शर्त नहीं, कोई जाति बंधन नहीं। तो इतना आदर है मोदी जी का, तो उसके नाते जब जनसंपर्क में जाते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि जिसके लिए लोगों में इतना विश्वास है इस पार्टी के ऊपर। मोदी जी के साथ आपने रोड शो किया, कैसा रिस्पांस मिला? क्या कुछ एक्स्ट्रा पुट ऑन हुआ? बहुत पुट ऑन हुआ। एकदम से मेरे प्रति भी लोगों का जो नज़रिया है उसके अंदर ज़्यादा गंभीरता आई है। लोगों को मोदी जी के साथ मुझे खड़ा देख के लोगों के मन में मेरे प्रति भी अलग तरह का आदर के अंदर बढ़ोतरी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ भी मैं जाता हूँ तो लोग रोड शो के बारे में यही पूछते हैं कि भाई क्या तुमने मोदी जी को छुआ था? बड़े अजीब अजीब सवाल करते हैं, मोदी ने तुमसे क्या कहा था? तो मैंने कहा मैंने तो नहीं छुआ मोदी जी को, पर मोदी जी ने मेरे को छुआ था चलते टाइम, कंधे पे हाथ मेरे को हफ्ते पर दी थी। ठीक है, तो इतना एक आइकॉन है, एक लेजेंडरी आदमी, इतना इमेज बन गई है मोदी जी की कि उनके साथ अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे को लगता है इट इज़ ए समथिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट। अतुल जी, जब इस चुनाव के लिए गाज़ियाबाद सीट के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, मैं बिल्कुल नया हूँ गाज़ियाबाद के लिए, जब मैं पढ़ रहा था तब मुझको पता चला 2008 में हापुड़ लोकसभा सीट को गाज़ियाबाद लोकसभा नाम रखा गया और उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि राजपूतों का गढ़ माना जाने लगा इस सीट को, जबकि कहते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स की संख्या है, लेकिन उसके बावजूद राजपूतों का गढ़ इस सीट को कहा जाने लगा। और अब ये कंट्रोवर्सी एक नई खड़ी हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं, सुना ही हो। ऐसा कोई इलेक्शन बताओ जिसमें कोई कुछ ना कहता हो जी। ये जो सीट है एक तरीके से ये जातिवाद तो अब राजनीति में मोदी जी के जितने भी फॉलोअर हैं किसी में भी नहीं है जी। अब जातियों पे जो इलेक्शन हुआ करता था वो धीरे धीरे जातियों के आधार से डाइल्यूट हुआ है, तभी तो मोदी जी 400 पार की बात करते हैं, तभी तो 300 सीट बीजेपी की आई हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, अगर कुछ लोगों को अपने व्यक्तिगत हित के अंदर अगर कोई चीज़ उठानी है तो वो लोग करते हैं, लेकिन आप रिजल्ट देख लीजिएगा। इसी सीट पर किसी ज़माने में त्यागी जी रह चुके जी। इसी सीट पर किसी ज़माने में प्रकाश शास्त्री रह चुके, केसी त्यागी रह चुके, इसी सीट पर सुरेंद्र गोयल रह चुके। ठीक है, बीपी मौर्य जनरल सीट पर, बीपी मौर्य एक हमारे हरिजन नेता थे जी। तो 2 बार वो भी सांसद रह चुके। इसी सीट पर 3 बार मुसलमान सांसद रह चुके, इसी सीट पर जाट रह चुके। तो ऐसा नहीं है कि कोई सी एक जाति की सीट होती है, कोई लोग आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं जी। गाज़ियाबाद लोकसभा जो है इसके अंदर 5 विधानसभा आती है, लोनी, मुरादनगर, इसमें एक धौलाना भी आती है।
धौलाना को लेकर कई तरह की बातें हुई 2-3 दिनों पहले तक कि वहाँ पे यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए हुए थे अजय राय जी। उन्होंने कई तरह की बयान दी, कई लोगों ने लिखा कि विवादास्पद बयान दिया उन्होंने। उसके बारे में? मैंने तो सुना नहीं जी, मैंने इतना ध्यान भी नहीं देता। जी। पता नहीं क्यों मेरे को तो कोई इच्छा ही नहीं करती कि वो क्या कह रहे हैं सुनने की। ठीक है, आप बता दीजिए क्या कहा था तो मैं बता दूंगा। उनका कहना था कि धौलाना के लोगों ने आपको नकार दिया है। वोटिंग वहाँ जो स्पेशली जो क्षत्रिय लोग थे, जो देखिए, क्या ये राजनीति का स्तर है कि खुल करके एक जाति के हिसाब से आप बात करें कि वहाँ पर नकार दिया है, उसने ऐसा कर दिया है? ये भाषा क्या है पहले तो ये ठीक है, ये कोई तरीका है राजनीति की बात करने का? ठीक है भाई, क्या वो अपने आप को कांग्रेस का नेता कह रहे होंगे तो इस समय गांधी जी की या नेहरू जी की आत्मा क्या कह रही होगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। समझे, उन्हें कम से कम गांधी जी के ऊपर और नेहरू जी के फूलों पर और उनकी समाधि पर फूल चढ़ाना बंद कर देना चाहिए। इंदिरा जी ने नारा दिया था 1971 में, ना जात पर ना पात पर, ठीक है, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो ये इंदिरा जी का नारा था, तो उन्हें इंदिरा जी को भी नकार रहे हैं वो लोग। ठीक है, अरे जाति के ऊपर वोट नहीं होता है भारत के अंदर अब। आज सुबह जब हम लोग गाज़ियाबाद आए तब हमने कांग्रेस या फिर कहें इंडिया अलायंस की जो प्रत्याशी हैं डॉली शर्मा जी और जो बसपा के प्रत्याशी हैं नंद किशोर, दोनों से हमने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सारे वोटर्स उनके तरफ हैं, जो मेजर वोट बैंक है मुस्लिम वोट वो उन्हीं को मिलेगा। विपक्ष की इस तरह के बातों पर आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी फील्ड में यहाँ से सालों से विधायक रहे हैं? कभी कभी बड़ा तरस भी आता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी कही जाने वाली पार्टी अब धीरे 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 समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर के अपना जनाधार केवल अल्पसंख्यकों में ढूंढ रही है और जातिवाद के नाम पे ढूंढ रही है खुल करके। किसी ज़माने में राष्ट्रीय इस तरह की बातें करने वाली पार्टी, देश चलाने वाली पार्टी, एक गली मोहल्ले की राजनीतिक भाषा बोलने लगी है। ठीक है, और क्या कहूँ इसके लिए, और क्या कह सकते हैं इन लोगों के लिए? सर अभी मैं कुछ देर पहले ये जब हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे भी आपसे चर्चा की जा रही थी, आपने बताया कि अनएक्सपेक्टेडली आपका नाम इस सीट के लिए सामने आया। इससे पहले वीके सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और पिछले चुनाव में काफ़ी बड़ी जीत लेकर आए थे वो। क्या कुछ कारण हैं इस बार पार्टी ने उन्हें यहाँ से मौका नहीं दिया, कुछ आपको लगता है? नहीं, ये कोई नहीं है कि मौका नहीं दिया जी। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान को क्यों नहीं मौका दिया? 18 साल बाद उनके नेतृत्व में जीता। वसुंधरा राजे को क्यों नहीं मौका दिया? अरे भाई, पार्टी ये तय करती है कि किसको क्या भूमिका देनी है, बड़े से बड़े पद पे पहुंचाती है पार्टी। किसी ज़माने में रामनाथ कोविंद जी को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, लेकिन रामनाथ कोविंद जी को पहले गवर्नर बना दिया, फिर राष्ट्रपति बना दिया। तो कोई बड़ी भूमिका की तैयारी भी तो करती है पार्टी। अगर वीके सिंह के लिए कोई बड़ी भूमिका भी तो सोची जा सकती है। आप अपने लिए कितनी बड़ी भूमिका सोच रहे हैं? अरे क्या कम बड़ी मिल गई, और क्या सोचूं? ये मिल गई, भगवान की कृपा हो गई, और मोदी जी की कृपा हो गई, अमित शाह जी की कृपा हो गई, नड्डा जी की कृपा हो गई, पूरी पार्टी की कृपा हो गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं की दुआओं का फल है कि मेरे को एमपी का टिकट मिल गया। भाई, इससे ज़्यादा और क्या सोचूं मैं? हाँ, इससे ज़्यादा तो सिर्फ इतना सोचना है कि अब इतना बड़ा जो जिम्मेदारी मिली है, भगवान इतनी शक्ति दे कि मैं जनता के बीच में जाकर के इसको पूरा कर पाऊँ। अच्छा, आपने राजनाथ सिंह जी का नाम लिया, मैं आपके ऑफिस में आया हूँ, यहाँ आपने एक पुरानी राजनाथ सिंह जी की एक तस्वीर लगा के रखी हुई है, क्या कुछ उनके साथ आपके? ऐसा है कि राजनाथ सिंह जी का जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे और चीफ मिनिस्टर थे, तो मेरे पिताजी मेयर थे जी, तो तब की बहुत सारी यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं। और ये जो फोटो है, ये राजनाथ सिंह जी जब यहाँ पर सांसद थे तो हमारे हर कार्यक्रम में आते थे, उसमें से एक किसी कार्यक्रम की फ़ोटो है जी। मैं आपसे इससे पहले का एक सवाल पूछा था कि आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि राजनीतिक एक्सपर्ट ये कहते हैं कि संघ परिवार को आप काफ़ी पसंद हैं। संघ से आप कितना जुड़े हुए हैं, क्या इस पे कहना है आपका? ऐसा है कि
एक फोटो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, जी अगर आप जी देखना जरूर, मैं चाहें, वही चाह रहा था। कि इसमें एक बच्चा जो है झंडा लिए खड़ा है, ठीक है। जी। ये फोटो है 1967 की। अब मैं अपने पिताजी के साथ हूँ और ये कालीकट की फोटो है 1967 दिसंबर की, जी। जब दीनदयाल उपाध्याय जी पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे जनसंघ के, अरे वाह। और कालीकट में अधिवेशन था और पहला अध्यक्षीय भाषण कालीकट में दीनदयाल उपाध्याय का हुआ था। उस दिन एक जुलूस निकला था, उस जुलूस के अंदर की वो फोटो मेरी है, अरे वाह। 1967 की, जी। ठीक है। और उसके अगले साल जो है उनकी डेथ हो गई। जी। फिर वो अटल जी बने थे अध्यक्ष जनसंघ के, और उन्होंने चौपाटी पर भाषण दिया था, जी। मैं उसमें भी था, ठीक है। तो ये तो रहा, ये बच्चों पूरे परिवार का संस्कारी ग्रुप है। मेरे जो दादाजी थे, हमारे खानदानी दादा थे लाला हसरन दास, 1952 में, आप अखबार निकाल लीजिएगा, 1952 के जनसंघ के टिकट पर पहला भारत का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, जी। वो मेरे दादाजी ने भी लड़ा था अरे वाह। जनसंघ के टिकट में, समझ गए आप। हम्म। तो 1948 में जब आरएसएस पे बैन लगा था, तो मेरे पिताजी 16 साल की उम्र में जेल गए थे, दादाजी भी जेल गए थे जी। जब आरएसएस से बैन लगा था। तो हम तो पुराने ज़माने के लोग हैं। अब कोई आरएसएस ने मेरे को कोई सपोर्ट कराए या नहीं कराए, तो ये मेरी जानकारी में नहीं है जी। कि आरएसएस किसी को सपोर्ट करता है या डिसपोर्ट करता है, ये मेरी जानकारी में भी नहीं है। जी। लोगों का क्या मैटर है, पर मैं भाजपा का राष्ट्रीय संयोजक रहा हूँ, निवेशक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक, जी। प्रदेश का संयोजक रहा हूँ। जनरल वी के सिंह का भी चुनाव संयोजक 10 में रहा जी, हूँ। माननीय राजनाथ सिंह जी का चुनाव संयोजक रहा हूँ। तो प्रकाश शास्त्री के चुनाव संयोजक हमारे पिताजी रहे हैं। सुनील शर्मा का मैं प्रचार प्रमुख रहा हूँ। दमयंती गोयल का मैं चुनाव संयोजक, अदृश्य चुनाव संयोजक के रूप में काम करा है। तो पता नहीं कौन किस वजह से, इनमें से कौन किसी एक वजह से टिकट दे दिया, ठीक है। जी। उससे पहले मैं मंत्री रहा हूँ, जी। विधायक रहा हूँ। जी। तो उसमें कोई कारण ऐसा होगा कि भाई किसी संघ की वजह से ऐसा टिकट मिला है, तो मेरी तो जानकारी में नहीं है। जी। आपने मंत्री पद की बात की। सुबह ही डॉली जी ने आप पे आरोप लगाया है कि जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे तब कोरोना काल में आपने लोगों की मदद नहीं की, ऐसा उनका कहना है। ऐसा बसपा प्रत्याशी का भी कहना है। उनको ये समझ नहीं आ रही, तो कहें क्या। जी। एक तो कोरोना काल के बाद मैं चुनाव में जा चुका हूँ और पहले से ड्योड़े वोट लेकर के जीत के आया हूँ, जी। समझे भाई। इसका मतलब, और मेरे विधानसभा में किसी एक आदमी ने भी तो शिकायत नहीं करी है। शिकायत है तो नेताओं की शिकायत है, फिर भी अगर उन्होंने करी है तो बड़ी अच्छी बात है। उनसे ये मेरा मन है पूछने का, आपके माध्यम से पूछ लेता हूँ। अगर मैंने ठीक से काम नहीं करा तो एज ए विरोधी दल, जी। एज ए विरोधी दल नेता, जी। उनका फ़र्ज ये नहीं था कि वो कुछ मेरे खिलाफ अभियान चलाते, भूख हड़ताल करते, कोई आंदोलन करते, मेरे खिलाफ कोई बयान देते, ठीक है। उनसे पूछे कोई ट्वीट भी करा कर उन्होंने मेरे खिलाफ, ठीक। जी। भाई उन्हें कुछ ना कुछ, भाई अगर जनता की, विरोधी दल का काम होता है, यदि अगर कोई नेता या कोई सरकारी अधिकारी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया जाता है। तो उन्हें अपना काम करना चाहिए था। एक आध दफ़े भूख हड़ताल पर बैठ जाते, ठीक है, कि भाई काम अच्छा नहीं हो रहा है, या खुद भी बहुत अच्छा, जरूरी है कि पद पे रह के काम किया जाए। कोरोना काल में उन्होंने कौन कौन सी सेवाएं करी ये बता दें, चलिए, ठीक है। अच्छा, जनता तो विरोध कर नहीं रही है, वो कर रहे हैं तो ठीक है। जनता, हमें तो जनता को जब सफाई देनी है, उनको तो हमें कोई देनी है। जी सर, राजनीति के मुद्दे पे तो बात हो गई, कुछ सामाजिक मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं, विकास के मुद्दे पर बात करते हैं। मोदी जी विकास के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, बार बार बात करते हैं। गाज़ियाबाद पिछले कई टाइम से जो रिसर्च आए थे जिसमें सामने आया था कि गाज़ियाबाद जो है वो उत्तर भारत में काफ़ी प्रदूषित शहरों में इसका नाम आया करता था। यहाँ पे शिक्षा भी एक मुद्दा, आज हमने लोगों से, गाज़ियाबाद के लोगों से घूम घूम के बात की, गौशाला की तरफ गए थे, वहाँ भी बात की। तो शिक्षा, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य का मुद्दा और सफाई का मुद्दा लोग बहुत उठाए हैं। सफाई में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है गाज़ियाबाद।
हमारी मेयर से आप मिल के बात कर सकते हैं। जी अब मेरे ख्याल से वही राइट प्लेटफॉर्म होगा। जी ठीक है ना? जी भाई सब बातों के लिए तो सबको जिम्मेदार, जब वो नंबर 1 पे आ रहे हैं जी तो मैं कैसे मान लूँ कि भाई कि कहीं कोई दिक्कत है। और आपने कौन सा मुद्दा बताया? शिक्षा, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अंदर जो कुछ अब हो रहा है, जी इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था। जी आज 1 रुपए में कलर एक्सरे होता है। जी ठीक है, प्रदेश सरकार ने कराए। ओपीडी डबल हो गई है। जी 2017 में जो ओपीडी थी उससे दुगने ढाई गुने मरीज आने लगे। इसका मतलब काम अच्छा चला होगा पहले से। जी चादरें रोज बदली जाती हैं, खाना मिलता है, इलाज सबका होता है, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, जी लोग आ रहे हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक कहे कि ये समस्या आई तो मैं जवाब दूं। ठीक है, बल्कि आपका बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज है, तो इसे कंपैरेटिव टर्म्स में देखना चाहिए जी कि 2017 से पहले क्या था, 2017 के बाद क्या है। जी। एक मुद्दा और लोगों ने उठाया, ईदगाह का मुद्दा, कि ईदगाह की ज़मीन उनकी कम होती जा रही है और ईदगाह के बगल बहुत गंदगी जमी हुई है। अगर सारी ज़मीन नपवा दी जाए जी तो हो सकता है कि जो लोग आरोप लगाने वाले हैं उन्हीं के अंडर में ज़मीन हो। ठीक है, यदि वहाँ के लोग कहेंगे तो हम नपवा देंगे, जी पर ये ना कहें वो कि साहब ये जो है पार्टी जो है सांप्रदायिक स्तर पर फैसले लेती है। अच्छा, सांप्रदायिक का ये है कि क्या इस बार गाजियाबाद के चुनाव में हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा है? कभी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर कभी 16% मुसलमान हैं, जी पर एक भी मुसलमान को प्रताड़ित होना नहीं पड़ा है। और जब मैं कराना में गया था तो मैंने कहा कि मेरे गाजियाबाद में 16% मुसलमान हैं और एक भी मुसलमान को परेशानी नहीं हुई। तुम्हारे कराना में हमारे पास में 20-25% हिंदू थे, सबको छोड़ के जाना पड़ा है। जी तो मैंने वहाँ के मुसलमानों से शिकायत की थी कि मेरे गाजियाबाद में तो एक भी मुसलमान छोड़ के नहीं गया, बल्कि आपके यहाँ से आ रहे हैं बसने के लिए। अगर यहाँ पे कोई परेशानी होती तो दूर दूर से मुसलमान क्यों यहाँ रहने के लिए आते, काम करने के लिए आते। जी ठीक है, तो आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत किसी को है नहीं। एक शिकायत आपके लिए मिली मुझे, जो गौशाला का एरिया है उसके पीछे एक एरिया पे हम लोग आज दोपहर को गए थे। उनका कहना है कि अतुल गर्ग जी उनके इलाके में नहीं आते हैं। उनका कहना है कि अतुल गर्ग जी उन्हें ना हमारे वोट की ज़रूरत है, हमें अगर उन्हें वोट देना होता है तो हम तो उन्हें दे ही देते हैं, लेकिन वो उनके पास नहीं जाते हैं। बता देते भैया, मैं पूछ लेता उससे, मैं फ़ोटो दिखा देता। बल्कि उल्टा है वहाँ, जी क्योंकि गौशाला में ही गाड़ी पार्क हो सकती है, जी। तो उस पूरे इलाके में मैं कहीं भी जाऊँगा गाड़ी तो मेरी वहीं पार्क होगी। स्पेसिफिक जो पीछे जो मस्जिद वाला एरिया है, जो मुस्लिम एरिया है, वहाँ की बात। अब देखो वो तो खुश हो ही नहीं सकते ना, जी वो तो उन्हें तो खुश करना बीजेपी का सिंबल ले कि उनमें से कई लोगों को तो अच्छा वो मोदी से खुश है क्या, उनसे ये पूछना है कि अच्छा अतुल गर्ग से तो नाराज हो, मोदी से खुश हो, उससे खुश हो, योगी से खुश हो क्या? जो योगी और मोदी से नाराज होगा वही मेरे से नाराज हो सकता है। अगर कोई आदमी मेरे से नाराज है तो इसका मतलब वो योगी मोदी से, उससे पूछ लेना। जी अगर कोई योगी मोदी से नाराज तो नहीं, खुश है और मेरे से नाराज है, ऐसे आदमी ढूंढ के ला दो। जी आप समझ गए ना मेरा इशारा? समझ तो मैं साफ साफ बात करिए। जी जी जी। ठीक है। अतुल जी, आप लंबे वक्त तक यहाँ से विधायक रहे हैं, अब यहाँ से सांसद भी बन सकते हैं, आप बन जाएं, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन इस बार विधानसभा में तो आप गाज़ियाबाद के विकास के मुद्दे उठाते थे, सांसद बनने के बाद जब आप दिल्ली जाएंगे, संसद में जाएंगे, तो किस तरह के और विकास कार्य के ऊपर फोकस करेंगे? गाज़ियाबाद को किस तरह और ग्रोथ लेकर जाए, कुछ आपने एक प्लान तैयार किया हो? बिना विधानसभा के, बिना विधायक के जी या बिना स्टेट गवर्नमेंट के, केवल सांसद के द्वारा कोई विकास इतना आसान नहीं है। जी क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज जो भी विकास कार्य हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को देती हैं। एनएचआई को छोड़ दो, रेलवे स्टेशन को छोड़ दो, या इस तरह की चीज़ों को छोड़ दो। तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि इस मुद्दों को उठाना कि गाज़ियाबाद के अंदर नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर जो कल्पना की गई थी, तो उसमें और क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इस तरह की बहुत सारी योजनाओं को गाज़ियाबाद में हम लेके आएंगे। जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे बीजेपी के लोकसभा
जो प्रत्याशी थे अतुल गर्ग जी, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे हमसे बात की, सही सही खुलकर बात की। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए अनकट के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।